हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2010 में आई एक बहुत ही जबरदस्त मूवी द लास्ट 3 डेज को। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। जैसे इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 7.4 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 51% फ्रेश विद 66% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले हैं 52 आउट ऑफ 100 और इसे 89% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पिछली बार जो मैंने आपको मेरी हेल्प करने के लिए कहा था तो उसके पेमेंट गेटवे में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। अगर आप ये वीडियो 2-3 दिन बाद देख रहे हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी और पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ चुका होगा और मैंने उसमें हर पेमेंट के लिए ऑप्शन रख दिया है। अब जो चाहे मेरी हेल्प कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम जॉन और उसकी वाइफ लारा को जॉन के भाई और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं। उस डिनर टेबल पर लारा और उस लड़की में बहस हो जाती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती। उनकी बातों से हमें पता लगता है आज लारा का अपनी बॉस के साथ झगड़ा हुआ था। उन दोनों की कैट फाइट को जॉन और उसका भाई इंजॉय कर रहे थे। खैर डिनर खत्म होने पर दोनों घर वापस आते हैं। घर में उनका 3 साल का बेटा सो रहा था। बेबी सिटर के जाने के बाद दोनों यामाकाटा करते हैं। सुबह होने पर हमें पता लगता है जॉन एक टीचर है और साथ ही लारा और जॉन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन दोनों के बेटे ने उनकी खुशियां दुगनी कर दी है। कल जॉन के डैड का बर्थडे था जो लारा को याद था, लेकिन जॉन और उसके डैड के रिश्ते ठीक नहीं हैं। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर हम लारा को इंसुलिन लगाते हुए देखते हैं क्योंकि उसे डायबिटीज की बीमारी है। तभी लारा को उसके कोट के पीछे कोई धब्बा दिखाई देता है। लारा को पता नहीं था ये निशान उसके कोट पर कैसे आया। जब लारा उसे धोती है वो खून था। तभी उनके घर में पुलिस वाले आ जाते हैं और लारा को मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं और जॉन के विरोध करने पर उसे भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उनका बेटा वही रोता रहता है। अब कहानी सीधा 3 साल आगे बढ़ती है। अब जॉन और लारा का बेटा ल्यूक थोड़ा बड़ा हो चुका है। दूसरे दिन सुबह जॉन और ल्यूक कहीं जा रहे थे। कुछ देर में हमें पता लगता है दोनों जेल आए हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वहाँ लारा आती है। पहले वो जॉन से मिलती है, फिर ल्यूक के पास जाती है, लेकिन ल्यूक उससे बात नहीं करता। वो लारा से नाराज था क्योंकि उस बच्चे को क्या मालूम उसकी माँ 3 साल से जेल में बंद है, इसीलिए उसके साथ नहीं रहती। लारा बोलती है पता नहीं कब ल्यूक उसे किस करेगा। फिर लारा जॉन से उसकी जमानत के बारे में पूछती है, लेकिन जॉन उसे फिलहाल बताने से मना कर देता है। जॉन का वकील अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। दरअसल उस रात जब लारा के बॉस का मर्डर ऑफिस की पार्किंग में हुआ था, पार्किंग के बाहर एक लड़की लारा से टकराई थी और लारा के कोट में फंसकर उस लड़की का बटन भी टूटा था, लेकिन उस लड़की का आज तक कोई पता नहीं चला। लेकिन लारा ने उस लड़की को देखा है, इस बात पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ सिवाय जॉन के। जॉन उसे तसल्ली देता है वो उसे जेल से बाहर जरूर निकालेगा। लारा खुद को संभालती है क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा हुई है। वो अब और ज्यादा जेल में रहना नहीं चाहती। फिर शाम को जॉन ल्यूक को पार्क लेकर जाता है। लारा के जेल जाने के बाद जॉन ने अपने पिता होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है, लेकिन आज पार्क में जॉन निकोल और उसकी बेटी से मिलता है। रात में जॉन लारा के केस की फाइल देख रहा था जिससे उसे और हमें पता लगता है उस रात सबसे पहले लारा और उसकी बॉस का झगड़ा हुआ और बाहर लारा से एक लड़की टकराई। कार पार्किंग में लारा की बॉस आई, तभी किसी ने एक्सटिंग्विशर से उस पर वार किया और एक्सटिंग्विशर पर लारा के उंगलियों के निशान थे। उसके कोट पर खून लगा हुआ था। उसे पार्किंग से जाते हुए एक आदमी ने देखा और उसकी कार के बाजू में ही उसकी बॉस की लाश थी। दूसरे दिन सुबह पुलिस की रेड करते समय लारा उस खून के निशान को धो रही थी, मतलब हर सबूत लारा के खिलाफ ही था। दूसरे दिन जॉन अपने वकील के पास जाता है, लेकिन उसका वकील भी हाथ खड़े कर देता है क्योंकि लारा के मुताबिक उसकी बॉस का खून चोरी करते वक्त हुआ, लेकिन आज तक उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ही नहीं हुआ। पहले लारा का उसकी बॉस के साथ झगड़ा होता है, बाद में पार्किंग में उसका खून होता है। लारा का कोवर्कर उसे पार्किंग से जाते हुए देखता है। मर्डर वेपन पर उसके उंगलियों के निशान मिलते हैं, उसके कोट पर खून मिलता है। वो बोलता है इन सब सबूतों की वजह से लारा कभी बाहर नहीं आ सकती, जिस पर जॉन और उसमें बहस हो जाती है। वो बोलता है वो ऊपर के कोर्ट में अप्लाई भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी वकील ऐसा केस लेगा ही नहीं। जॉन उससे लारा का केस लेकर चला जाता है। जॉन लारा से मिलने जाता है, लेकिन उसके बिना कुछ कहे ही उसके चेहरे को देखकर लारा सब समझ जाती है और वही बुरी तरह रोने लगती है और जॉन भी अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। जॉन घर आता है जहाँ उसके मॉम डैड आए हुए थे। उसकी माँ उसे इमोशनल सपोर्ट देती है। वहाँ उसका भाई और उसकी वाइफ भी थी। उसके डैड ल्यूक का ख्याल रखते हैं। रात में जॉन अपने बेटे के साथ था
था वहाँ एक जार में बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे क्योंकि उन्हें जॉन ने जमा किया था। जॉन वो पूरा जार ल्यूक को दे देता है लेकिन उसे खर्च नहीं करने हैं। बाद में फिर जॉन उन सबूतों को देखता है, तभी उसे एक कॉल आती है और जॉन तुरंत हॉस्पिटल भागता है क्योंकि लारा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। पुलिस वाले उसे लारा से मिलने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि लारा को जेल से लाया गया है, लेकिन एक डॉक्टर जॉन को 5 मिनट के लिए लारा से मिलने की परमिशन दे देता है। जॉन अंदर जाता है जहां लारा के पैर बंधे हुए थे और उसने अपनी नस काटी थी। लारा को होश आता है लेकिन वो नाउम्मीदी से दूसरी तरफ देखने लगती है। अब पूरे रास्ते बंद होने के बाद जॉन फैसला करता है वो लारा को जेल से भगाएगा क्योंकि वो बिना किसी कसूर के उम्र कैद की सजा काट रही है। फिर जॉन उस जेल के बारे में पता करने लगता है। उसे लाइब्रेरी में एक बुक मिलती है। जॉन उसके राइटर के बारे में पता करता है जो 7 बार जेल से भाग चुका है। फिर जॉन उससे मिलने न्यूयॉर्क जाता है और एक रिपोर्टर बनकर उससे मिलता है और उससे पूछता है वो 7 बार जेल से कैसे भागा था। वो बताता है कोई जेल एयर टाइट नहीं होती, सभी में कुछ ना कुछ गलतियां होती है, बस उन पर ध्यान रखना पड़ता है और जेल से निकलने से पहले ही पूरा प्लान बनाना पड़ता है, जैसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो तुम्हें कैसे पकड़ सकते हैं, सब पता होना चाहिए। पुलिस उन्हें कैसे पकड़ सकती है ये पहले से कैसे पता हो सकता है। वो बोलता है ये डिपेंड करता है वो कौन से शहर की जेल में है। शहर का नाम सुनते ही जॉन के रिएक्शन से वो सब समझ जाता है। वो पूछता है जेल कौन से शहर में है। जॉन बताता है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग सुनते ही वो बोलता है पिट्सबर्ग सबसे टफ जेलों में से एक है, बहुत सारे पुल और सुरंगे उन्होंने पहले से बंद कर दिए हैं। अथॉरिटी सिर्फ 15 मिनट में पूरा शहर सील कर सकती है। जॉन पूछता है इतने कम समय में कैसे। वो बताता है 9/11 के बाद देश की अथॉरिटी ने पूरे शहर में इमरजेंसी लॉकडाउन करने की तैयारी कर ली थी। पिट्सबर्ग शहर को वो लोग 15 मिनट में लॉकडाउन कर सकते हैं। 35 मिनट में स्टेट के हर नाके पर पुलिस आ सकती है और अगर स्टेट से बाहर नहीं निकल सके तो क्या होगा, क्योंकि 35 मिनट बहुत कम है तो सीधा सरेंडर, क्योंकि मुजरिम के साथ जो भी होगा पुलिस सभी को गोली मार देगी। वो आगे बताता है बस और रेलवे स्टेशन के पास भी मत जाना, लोकल एयरपोर्ट छोड़कर दूसरे स्टेट से निकलना होगा। तीसरी सबसे जरूरी चीज आइडेंटिटी, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और सोशल सिक्योरिटी नंबर, क्योंकि अगर कार रेंट पर लेनी पड़े तो सोशल सिक्योरिटी नंबर वेरीफाई होता है, इसीलिए सभी डॉक्यूमेंट असली मतलब किसी और के नाम होना चाहिए। कार कैश में ही रेंट पर लेनी होगी। दूसरी सबसे जरूरी बात डेस्टिनेशन, किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां अमेरिका के टूरिस्ट सबसे कम जाते हो, जैसे यमन। और पहली सबसे जरूरी चीज पैसा, क्योंकि आजकल सब कुछ बहुत महंगा है। जॉन पूछता है कितना पैसा। वो बताता है इतना कि 5-6 साल आराम से निकल जाए, क्योंकि दूसरे देश में आपका पैसा ही आपका सब कुछ होता है। लेकिन ये सब करने से पहले तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा क्या ये सब तुम कर सकते हो या नहीं, क्योंकि हो सकता है तुम्हें किसी को मारना पड़े, हो सकता है अपने बच्चे को छोड़ना पड़े, तुम अपने पेरेंट्स को शायद दोबारा ना देख पाओ। ऐसी बहुत सी चीजें करनी पड़ सकती है जिनके बारे में सोचा तक ना हो, और नहीं कर पाओ तो शुरू भी मत करना, क्योंकि किसी की जान जा सकती है। फिर वो जॉन के पूरे पैसे लेकर उसे गुड लक बोलकर चला जाता है। जॉन अपने घर की दीवार पर शहर और स्टेट का मैप लगाता है। शहर से 15 मिनट में कितनी दूर जा सकते हैं इसकी मार्किंग करता है। फिर 35 मिनट की दूरी मार्किंग करता है। शहर और स्टेट से बाहर जाने वाली सभी हाईवेज पर मार्किंग करता है। दूसरे स्टेट के एयरपोर्ट को मार्किंग करता है। उसके बाद आइडेंटिटीज का इंतजाम करना होगा। डेस्टिनेशन के लिए ब्राजील के आसपास की जगह चुनता है। और सबसे जरूरी चीज पैसा। जॉन अपना घर 30,000 में बेचने निकालता है और सेविंग वगैरह मिलाकर उसके पास पैसे ही सबसे कम थे। अब जॉन प्लान बनाने में लग जाता है। अगली बार जब वो जेल जाता है वो हर तरफ देखता है, हर दरवाजे की चाबी को ध्यान से देखता है, हर सीसीटीवी कैमरास पर ध्यान रखता है, यहाँ तक कि बाहर लगे कैमरास पर भी। फिर जॉन नजर रखता है कौन कौन सी गाड़ियां जेल में जाती है और कौन कौन से दिन जाती है। अगली बार जेल में जाने पर जॉन एलिवेटर पर ध्यान देता है, वो भी चाबी से ही खुलता है। फिर टूरिस्ट बनकर जेल को हेलीकॉप्टर से देखता है और उसकी फोटोज भी लेता है। साथ ही उसे ये भी पता लगता है इस जेल से आज तक कोई भाग नहीं पाया, 2 बार कोशिश करने वाले भी पकड़े गए थे। अपनी क्लास में भी जॉन जेल की ही फोटोज देखता रहता है और अंदाजा लगाता है वो एलिवेटर कहाँ तक जाता है। उन फोटोज को देखकर लगता है जॉन हेलीकॉप्टर से लारा को निकालेगा। फिर जॉन थोड़ी बहुत फोटोशॉप सीखता है और फैमिली फोटोज में से लारा की फोटोज निकालता है। अब अगला काम था आइडेंटिटीज। फिर रात में जॉन रोड पर ड्रग डीलर को देखते हुए घूमता है। उसे एक जगह एक लाल कार वाला बंदा दिखाई देता है जिसे सभी डीलर पैसे लाकर दे रहे थे, मतलब ये किसी ड्रग लॉट के लिए काम करता है। उनके जॉन की तरफ देखने पर
पर जॉन वहाँ से निकल जाता है। जॉन बहुत दिनों से किसी आइडेंटिटी बनाने वाले को ढूंढ रहा था। आज भी वो ड्रग लेने के बाद उस डीलर से पासपोर्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे भगा देता है। लेकिन वापस आकर जॉन को एक बार में जाकर किसी आदमी को अपना नाम बताने बोलता है। जॉन उस बार में जाता है और उस आदमी से मिलता है और उसे सब बताता है। वो उसे अपने साथ आने बोलता है। तब वहाँ एक और आदमी बैठा था जो जॉन को देखकर हंसता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब जॉन उसके साथ बाहर जाता है, वही ड्रग डीलर और वो आदमी उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह मारकर उसके पैसे छीन लेते हैं। वो डीलर उसे धमकी देता है जॉन उसे इस एरिया में फिर से कभी ना दिखे। जॉन एक टीचर था, उन लोगों का सामना नहीं कर पाता। फिर जॉन घर आता है, उसके पैसे खत्म होते जा रहे थे। दूसरे दिन जॉन अपनी माँ से झूठ बोलता है ये चोटें उसे बाइक से गिरने से लगी है, लेकिन उसकी माँ सब समझ जाती है क्योंकि बाइक तो 2 साल से गैराज में पड़ी है। यहाँ जॉन और उसकी माँ में बहस हो जाती है क्योंकि उन्हें भी लगने लगा था लारा ही दोषी है, लेकिन जॉन को लारा पर पूरा भरोसा था। इसीलिए वो ल्यूक को लेकर उनके घर से चला जाता है। जॉन अभी भी रात में रोड पर घूमता ताकि उसे कोई पासपोर्ट बनाने वाला मिल जाए, लेकिन एक रात उस पर 2 बाइक राइडर्स ने नजर रखी हुई थी। उसी रात जॉन के घर कोई आता है। जॉन बाहर देखता है तो ये वही आदमी था जो उस बार में उसे देखकर हंस रहा था। जॉन एक बैट लेकर उससे पूछता है उसे क्या चाहिए। वो बोलता है उसे पता है जॉन क्या ढूंढ रहा है। तब जॉन बाहर आकर उससे बात करता है। वो आदमी उससे 4000 मांगता है और 1000 एडवांस। उसकी बात सुनकर जॉन को वो ईमानदार नजर आता है, इसीलिए थोड़ा सोचने के बाद जॉन उसे उन तीनों की फोटोज और एडवांस दे देता है। वो जॉन को 3 दिन बाद एक जगह बुलाता है और उसके लेट होने पर उसका इंतजार करने से मना करता है। अगले दिन जॉन लारा से मिलने जाता है ताकि वो ये काम करने के लिए श्योर हो सके। वहाँ लारा को निराश देखकर जॉन का इरादा और पक्का हो जाता है। फिर जॉन एक गन खरीदता है और उसे ये तक पता नहीं था गन में गोलियां डाली कहा जाती है। फिर जॉन 3 दिन बाद तय की हुई जगह गन के साथ उस आदमी का इंतजार करने लगता है। उसके सामने एक कार खड़ी थी। वो कार वाला उसे देखते हुए जाता है। फिर कुछ ही देर में वहाँ बाइकर पहुँचता है। वो जॉन पर चिल्लाता है उसका वेट करने के लिए क्योंकि वो कार वाला आदमी पुलिस वाला था। फिर जॉन से पैसे लेकर उसे पासपोर्ट और आईडीज दे देता है। साथ ही जॉन को वार्न भी करता है इससे वो बर्बाद हो सकता है। फिर जॉन आईडीज चेक करता है, सब कुछ ठीक था। अब जॉन का आईडीज का काम भी पूरा हो गया था। फिर जॉन इंटरनेट से डुप्लीकेट चाबी बनाना सीखता है और सबसे पहले अपने ही घर के दरवाजे पर ट्राई करता है। वो सक्सेसफुली चाबी बना लेता है। दरअसल उसे जेल की उस लिफ्ट की चाबी बनानी थी जो जेल की छत तक आती है। कुछ दिन बाद जॉन नकली चाबी लेकर जेल जाता है। फिर चेकिंग पार करने के बाद लाइन में कैमरा से छुपकर उस चाबी को जेल की लिफ्ट में ट्राई करता है, लेकिन बहुत ट्राई करने से वो चाबी की होल में ही टूट जाती है। जॉन बची हुई चाबी वही फेंक देता है और लाइन के साथ आगे बढ़ने लगता है। उसे पीछे से एक लड़की ने देख लिया था। उनके आगे जाते ही जेल की एक गार्ड लिफ्ट खोलने जाती है और तभी इमरजेंसी अलार्म बज जाता है और जेल को लॉकडाउन कर दिया जाता है। जॉन बहुत घबरा जाता है। फिर सभी विजिटर से पूछताछ की जाती है। जॉन के पहले वही लड़की निकलती है जिसने उसे देखा था। वो जॉन को घूरते हुए जाती है। फिर ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज में जॉन को खुद को दिखाने बोलता है, लेकिन जॉन कुछ भी पता होने से इनकार करता है और ऐसे बिहेव करने की कोशिश करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। लेकिन वो ऑफिसर उसके सामने वही चाबी रखता है और उसे वार्न करता है अगर वो भी जेल चला गया तो उसके बच्चे का क्या होगा। फिर जॉन को छोड़ देता है। बाहर उस लोकेशन पर भी कैमरा लगाया जा रहा था, मतलब जॉन उस लिफ्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि जेल के स्टाफ को उस पर शक हो गया था। अब जॉन कोई क्रिमिनल तो था नहीं और ऐसे हालात झेलने से जॉन बाहर आकर उल्टियां करने लगता है। उसे बाहर एक पुलिस ऑफिसर देखता है। ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसने 3 साल पहले लारा को अरेस्ट किया था। जॉन काफी डर गया था। वो जल्दी से घर आकर अकेले बैठ जाता है। उसका भाई उसके घर भी आता है, लेकिन जॉन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके घर के बाहर हम उस पुलिस वाले को भी देखते हैं क्योंकि जेल के कांड के बाद उसे भी जॉन पर शक हो गया था। घर में जॉन अपने प्लान को देखकर सोच रहा था वो ये कर पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके की वाला आइडिया तो फेल हो गया। वही वो ऑफिसर अभी भी उसके घर के सामने ही था। उसे पता लगता है जॉन ने अपना घर बेचने निकाल दिया है। शाम को पार्क में ल्यूक की उस लड़की के साथ दोस्ती हो गई थी। उसकी माँ निकोल जॉन को अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड देती है। उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था वो जॉन को पसंद करती है। वो एक सिंगल मदर है और ये जानने के बाद कि जॉन की वाइफ लारा अभी जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है, उसे लगता है जॉन और वो साथ आ सकते हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं। अगले दिन जॉन ने एक हेल्थ लैब की वैन पर नजर रखी हुई थी। फिर वो घर आकर नया प्लान बनाता है और चाबी की जगह उस वैन को चुनता है जो हमें
आगे पता चलेगा। जॉन फिर उस वैन का पीछा करता है और उस वैन के पिकअप पॉइंट्स नोटिस करता है। दरअसल वो वैन जेल के कैदियों की रोज की ब्लड सैंपल लेकर जाती थी, फिर कुछ और जगह के सैंपल कलेक्ट करते हुए सभी को लैब में लेकर जाती थी, फिर उनकी रिपोर्ट्स जेल में लाकर देती थी। उस वैन में एक ही आदमी रहता था जो रिपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप करता है। जॉन उसके जेल के बाद वाले स्टॉप पर टाइमर लगाता है कि वो कितने देर में बाहर आता है। फिर जॉन यूट्यूब पर कार को खोलने के वीडियोस देखता है। फिर अगले ही दिन जेल से आने के बाद मौका मिलते ही उस वैन में घुस जाता है और वहाँ लारा की रिपोर्ट देखने लगता है, क्योंकि लारा को डायबिटीज थी। उस रिपोर्ट के मिलते ही जॉन उसकी फोटो खींच लेता है। इसी समय वो ड्राइवर भी बाहर आ गया था, लेकिन जॉन वैन से सही समय पर निकल जाता है। फिर जॉन घर में उस रिपोर्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। अगले दिन लारा से मिलने पर उसे एक बुरी खबर मिलती है कि अगले 3 दिन में लारा को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसका मतलब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने जॉन के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं और उसका आखिरी और सबसे जरूरी काम मतलब ढेर सारा पैसा बचा हुआ है। जॉन अपना घर बेचना चाहता था, लेकिन अभी कोई बायर भी नहीं मिल रहा जो 3 दिन में उसका घर खरीद सके। अब जॉन को बहुत सारा पैसा चाहिए था, इसीलिए उसके पास एक ही रास्ता बचता है। दूसरे दिन जॉन अपने बेटे को अपने पेरेंट्स के घर छोड़ता है। जॉन के डैड और वो आपस में बात नहीं करते थे, लेकिन उन्हें ये तो समझ में आ गया था जॉन कुछ कर रहा है। फिर जॉन एक बैंक के सामने आता है, फिर कैप पहनकर और गन लेकर कार का लॉक खोलता है, लेकिन तभी उसे बैंक से सिक्योरिटी गार्ड आते हुए दिखाई देता है और बहुत सोचने के बाद जॉन वहाँ से चला जाता है और उसे एहसास होता है वो अभी क्या करने वाला था। फिर जॉन लारा से मिलने जाता है, लेकिन उन दोनों में बहस हो जाती है। जॉन ने कभी लारा से पूछा तक नहीं था कि उसने खून किया या नहीं। जॉन को पता था लारा ने मर्डर नहीं किया, लेकिन लारा बोलती है उसी ने अपनी बॉस का खून किया था और वहाँ से चली जाती है। जॉन एकदम शॉक में था, लेकिन तभी उसे समझ में आता है और वो फिर से लारा से बात करने जाता है। दरअसल लारा झूठ बोल रही थी कि उसी ने मर्डर किया है, ताकि जॉन उसे बाहर निकालने की कोशिशें बंद करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। लारा को देखकर भी समझ में आ रहा था जॉन बिल्कुल सही है। अब जॉन को किसी भी हालत में लारा को बाहर निकालना था, लेकिन उसे पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। उसी रात जॉन गन लेकर घर से निकलता है और सभी ड्रग डीलर्स पर नजर रखता है। कुछ ही देर बाद उसे वही लाल कार दिखाई देती है जो उसने पहले भी देखी थी। रोड के सभी छोटे मोटे ड्रग बेचने वाले उसे ही पैसा दे रहे थे। जॉन उसका पीछा करने लगता है, वो सभी से कलेक्शन करता है और बहुत दूर जाता है। जॉन अभी भी उसका पीछा कर रहा था। पहले वो एक घर में जाता है और परमिशन मिलने के बाद कार से पैसा लेकर वापस आता है, लेकिन जॉन वही छुपा हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुलता है जॉन उस आदमी को मार कर गन पॉइंट पर अंदर घुस जाता है। जॉन गन पॉइंट पर एक आदमी और उसके कुत्ते को बेसमेंट में बंद करवा देता है, फिर उनसे उनके पैसे मांगता है। वो उसे पैसे देते हैं, लेकिन जॉन उनके पूरे पैसे मांगता है। लेकिन वो आदमी जॉन को धमकी देने लगता है कि वो उसे ढूंढकर मार देगा, लेकिन जॉन उसके हाथ में गोली मारता है। लेकिन फिर भी वो बताने तैयार ही नहीं था कि पैसे कहाँ रखे हैं। तभी जॉन दारू की बोतल से उसके घर में आग लगा देता है और उसे जिंदा जलाने की धमकी देता है, क्योंकि इसी घर के बेसमेंट में ड्रग बनाने की लैब है। वो आदमी फौरन ऊपर भागता है। जॉन भी उसे जाने देता है, क्योंकि ऊपर उसके बच्चे हैं। जॉन दूसरे आदमी को ढाल बनाकर ऊपर आता है, तभी वो अंदर से उसे शूट करता है, जो उसी के आदमी को लगती है। जॉन छुप के वही बैठ जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है जॉन उसे सीधा शूट कर देता है, जिससे वो वही मर जाता है। फिर जॉन उस कमरे में जाता है। वहाँ कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन जॉन को वहाँ बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं। जॉन पैसे लेकर तुरंत वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन पहले वाला आदमी जिंदा था। वो खुद को बचाने जॉन से भीख मांगने लगता है। जॉन से ये देखा नहीं जाता। जॉन उसे लेकर बाहर निकलने लगता है। दोनों कार में आते हैं, लेकिन वो आदमी बाहर निकल गया था जिसे जॉन ने बंद किया था। वो कार पर गोली चलाता है। तभी जॉन की कार वहाँ के डस्टबिन से टकरा जाती है, लेकिन जॉन बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो आदमी जॉन से हॉस्पिटल ले जाने बोल रहा था, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वो भी दम तोड़ देता है। जॉन के लिए ये सब कोई बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन जॉन होश संभालते हुए उसे बस स्टॉप पर छोड़ देता है। फिर उस घर में पुलिस आती है और हम ऑफिसर नबुल्सी को देखते हैं। उन्हें दूसरे आदमी की लाश रोड पर मिल चुकी है। दूसरी तरफ हम जॉन को किसी जगह की केज को काटते हुए देखते हैं। फिर जॉन अपने पेरेंट्स के घर आता है, क्योंकि ल्यूक को उसने वही छोड़ा था। जॉन पैसे का बैग और अपना कोट वही रख देता है। उसके डैड अभी भी जाग रहे थे। फिर जॉन ल्यूक के पास जाकर सो जाता है, लेकिन जॉन के डैड को उसके कोट की जेब में कुछ दिखाई देता है। वो फ्लाइट टिकट थे। जॉन के डैड सब समझ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होने पर उसके डैड ल्यूक से इस तरह मिलते हैं जैसे आखिरी बार मिल रहे हो। फिर जॉन को उसका कोट वापस करते हैं, जिसमें पासपोर्ट और टिकट
टिकट थे और कई सालों बाद वो जॉन से बात करते हैं और उसे गले लगाकर गुड लक बोलते हैं। फिर जॉन अपने माँ बाप को आखिरी बार देखता है, फिर चला जाता है। फिर जॉन एक कार रेंट पर लेता है। अभी भी सुबह हो ही रही थी। दूसरी तरफ ऑफिसर को उस डस्टबिन के पास जॉन के कार के टूटे हुए लाइट का टुकड़ा मिलता है। जॉन और ल्यूक घर जाकर पैकिंग करने लगते हैं। ल्यूक अपनी जेब में वही कॉइन्स रख लेता है। जॉन पूरे पैसे और कपड़े एडजस्ट करता है और अपने हाथ में डिजिटल वॉच पहनता है और 15 मिनट और 35 मिनट का टाइमर अपने हाथ पर लिखता है। फिर दीवार पर लगे अपने प्लान को फाड़कर 3 प्लास्टिक बैग में भरता है। उनमें से एक बैग को अपने घर के बाहर के डस्टबिन में फेंकता है और बचे 2 बैग को घर से दूर जाकर पब्लिक डस्टबिन में फेंकता है। फिर वहाँ से लैब आता है और वहाँ के पूरे कम्युनिकेशन वायर्स काट देता है। फिर उस वैन का पीछा करने लगता है। वैन अपने डेली रूटीन के मुताबिक जेल से पहले कहीं और रिपोर्ट डिलीवर करने रुकती है। ड्राइवर के अंदर जाते ही जॉन अपने बेटे को गाड़ी में ही रुकने बोलकर उस वैन में जाता है और लारा की रिपोर्ट बदल देता है। इतनी देर में ड्राइवर भी बाहर आ गया था, लेकिन जॉन इस बार भी सही समय पर निकल जाता है। फिर ल्यूक को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस को उस लाइट के टुकड़े से कार के मॉडल का पता चल गया था। वो एक डिसेंट कार थी जो शरीफ लोगों के पास होती है, जैसे हमारे यहाँ सिर्फ। वो कार शहर में हजारों तादाद में थी, लेकिन सिर्फ 2 क्रिमिनल्स के पास थी। नेबुल्सी दोनों क्रिमिनल के बारे में पता लगाने बोलता है। दूसरी तरफ जॉन ल्यूक को लेकर निकोल के पास आता है क्योंकि आज उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी है, लेकिन वो जल्दी ही आ गए। निकोल जॉन को मदद करने बोलती है, लेकिन जॉन बहाना बनाकर जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले निकोल से बोलता है अगर उसे लेट हो जाए तो ल्यूक के जेब में उसके दादा दादी का नंबर और एड्रेस है। निकोल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हम ऑडियंस को सब समझ में आ रहा था। दूसरी तरफ पुलिस को पता लगता है जिन 2 क्रिमिनल्स के पास वो गाड़ी है उनमें से एक तो अपाहिज हो चुका है, लेकिन दूसरी मतलब लारा जेल में बंद है। मतलब वो गाड़ी लारा के नाम पर है। नबुल्सी ऑफिसर से लारा की फैमिली की डिटेल निकालने बोलता है, जो भी उस गाड़ी को चला सकता हो। इस तरफ वैन का ड्राइवर कैदियों की रिपोर्ट जेल के हॉस्पिटल में डिलीवर करता है और जॉन उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था। अंदर डॉक्टर्स को लारा की रिपोर्ट मिलती है। वो तुरंत लैब में कांटेक्ट करते हैं, लेकिन लैब के सारे कम्युनिकेशन जॉन ने पहले ही काट दिए थे, इसीलिए उनकी लैब से कोई बात नहीं होती। दरअसल उस रिपोर्ट में लारा का शुगर लेवल जानलेवा हद तक बढ़ा हुआ था। डॉक्टर तुरंत लारा को बड़े हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस को पता लगता है लारा का हस्बैंड स्कूल टीचर है जो कार चला सकता है। दोनों उसके घर के लिए निकलते हैं। इस तरफ जेल में लारा को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जॉन उस एम्बुलेंस का पीछा करता है, फिर एम्बुलेंस से आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ दोनों ऑफिसर जॉन के घर पहुंचते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं था, इसीलिए दोनों जबरदस्ती घर में घुसते हैं। घर एकदम खाली था क्योंकि जॉन ने पहले ही सारा सामान बेच दिया था और पूरी फोटोग्राफ्स हटा दी थी। लेकिन बेडरूम में नबुल्सी को दीवार पर लगे कागज के टुकड़े दिखाई देते हैं जहां जॉन ने प्लान चिपका रखा था। नबुल्सी सर्च वारंट का इंतजाम करवाने बोलता है क्योंकि बिना वारंट के वो घर की तलाशी नहीं ले सकते। ल्यूक के रूम की दीवार पर कुछ बना हुआ दिखाई देता है जो ल्यूक ने जॉन को देखते हुए बनाया था। वहाँ उसे वो कॉइन भी मिलते हैं जिन्हें ल्यूक ने गिरा दिए थे। तभी उन्हें पता लगता है लारा को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। नबुल्सी तुरंत पुलिस फोर्स को हॉस्पिटल भिजवाने बोलता है और खुद भी हॉस्पिटल के लिए निकलता है, लेकिन लारा की एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच गई थी। उसे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। एक गार्ड कंफर्म करता है सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी जॉन डॉक्टर के कोर्ट में वहां आता है और गन पॉइंट पर गार्ड की बंदूक और फोन छीन लेता है और वहां की एक नर्स के जरिए दोनों को वही बांध देता है। लारा उसे ऐसा करने से मना कर रही थी और उसके साथ जाने से भी मना कर देती है, लेकिन जॉन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है क्योंकि ये सब करने के बाद वो दोनों ही जेल चले जाएंगे। फिर ल्यूक का ध्यान कौन रखेगा, इसीलिए लारा मान जाती है और जॉन के दिए कपड़े पहनती है। जॉन अपनी घड़ी में स्टॉप वॉच लगाता है। तभी वहाँ जेल की डॉक्टर पहुँचती है और हॉस्पिटल में कुछ ही पुलिस वाले पहुँचे थे। हॉस्पिटल में दोनों डॉक्टर की ड्रेस में निकलते हैं, लेकिन एक नर्स उन्हें देख लेती है और सिक्योरिटी को बुलाने भागती है। उसे सुनते ही दोनों लिफ्ट में जाते हैं। हॉस्पिटल में नबुल्सी पहुँचता है और जॉन और लारा लिफ्ट में थे और इत्तेफाक से वो लिफ्ट नबुल्सी के सामने खुलती है। जॉन ने उन्हें गन पॉइंट पर रोक रखा था। नबुल्सी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। नबुल्सी सीढ़ियों से ऊपर भागता है क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही थी। लारा बहुत डर रही थी, लेकिन जॉन उसे संभालता है। वो लोग पार्किंग 3 पर रुकते हैं। जॉन दोनों के कोर्ट एग्जिट दरवाजे के पास फेंक देता है और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने तक इंतजार करने लगता है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही वहाँ नबुल्सी आता है। तभी उसे एग्जिट डोर पर कोड दिखाई देते हैं, इसीलिए वो लिफ्ट का पीछा छोड़कर पार्किंग में आता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और मेन डोर से ना
जाते हुए पिछले दरवाजे से निकलते हैं। एक गार्ड उन्हें देख लेता है और पुलिस को बता देता है, लेकिन दोनों भी पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। नबुल्सी और बाकी पुलिस वाले उनके पीछे ही थे। आज फुटबॉल मैच था। बहुत से लोगों ने एक रंग के ही कपड़े पहने थे। जॉन भी पीले रंग की जैकेट पहनकर लोगों की भीड़ में मिल जाता है, जिसे नबुल्सी को वो दिखाई नहीं देते। दोनों बचते हुए सबवे में आते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे। नबुल्सी अभी भी उन्हें ढूंढ रहा था। इत्तेफाक से ऊपर से उसे दोनों दिख जाते हैं और वो सभी को सबवे में आने बोलता है। दोनों प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे। नबुल्सी उनके पीछे ही था। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है, लेकिन दोनों पिलर के पीछे छुप जाते हैं और जैसे ही ट्रेन का दरवाजा बंद होने वाला था, दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। नबुल्सी दोनों को ट्रेन में चढ़ते हुए देख लेता है और ट्रेन को रुकवाने का ऑर्डर देता है, लेकिन नबुल्सी के आने तक ट्रेन निकल जाती है। लेकिन नबुल्सी फिर भी ट्रेन के पीछे दौड़ने लगता है। वहीं अगले स्टेशन पर पुलिस वाले और हेलीकॉप्टर पहुंच गए थे। पुलिस वाले अगले प्लेटफॉर्म पर तैनात हो जाते हैं। जॉन देखता है ट्रेन के ड्राइवर को कॉल आता है। नबुल्सी अभी भी ट्रेन के पीछे भाग रहा था, लेकिन वो ट्रेन से बहुत दूर था। एक जगह पहुंचते ही जॉन ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और दोनों ही ट्रेन से उतर जाते हैं। जॉन ने पिछली रात को ही वहाँ की सिक्योरिटी केज काट दी थी। दोनों वहाँ से निकलते हैं, जहाँ कुछ ही दूरी पर जॉन ने रेंटेड कार पार्क कर रखी थी। दोनों तुरंत कार में वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन के पास नबुल्सी पहुँचता है, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका था। जॉन कार स्पीड में चलाते हुए निकलता है, क्योंकि उसे 15 मिनट में शहर की बॉर्डर से निकलना था, लेकिन वो 13 मिनट में ही शहर से बाहर निकल जाते हैं और उनके शहर से निकलते ही पुलिस शहर की बॉर्डर सील कर देती है। पुलिस को पता नहीं था वो कौन सी कार में है। नबुल्सी पूरे शहर में नाकाबंदी करवाने बोलता है और जॉन और लारा के बेटे ल्यूक का पता लगाने का ऑर्डर देता है। कार में लारा बोलती है जॉन ने उसे बताया क्यों नहीं, लेकिन जाहिर सी बात थी लारा उसे रोक लेती। जॉन ने उसके इंसुलिन के साथ बाकी जरूरत की चीजें भी गाड़ी में ही रख ली थी। दूसरी तरफ उस ऑफिसर को जॉन के बारे में पता लगता है जिसने लारा को अरेस्ट किया था। फिर जॉन निकोल के घर आता है ल्यूक को लेने के लिए। निकोल मेन सिटी से बाहर कंट्री साइड में रहती थी, लेकिन जॉन को यहाँ एक शॉक लगता है जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया। निकोल बच्चों को लेकर जू गई थी। ये जू पार्टी थी। जॉन और लारा तुरंत जू के लिए निकलते हैं। उन्हें 35 मिनट में स्टेट से बाहर निकलना था। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स जॉन के घर पहुंचती है। घर की तलाशी लेने पर उन्हें डस्टबिन में जॉन के प्लान के टुकड़े मिलते हैं। जॉन जू की तरफ जा रहा था, तभी उनके पीछे एक पुलिस की कार लगती है, लेकिन लकीली वो उनके आगे वाली कार को ओवर स्पीड के लिए रोकती है। अभी स्टेट से बाहर जाने सिर्फ 12 मिनट बचे थे। सामने जू था और स्टेट की सरहद। बहुत सोचने के बाद जॉन हाईवे की तरफ मुड़ जाता है। लारा उस पर चिल्लाने लगती है। जॉन बोलता है निकोल उसके डैड को कॉल कर देगी और वो किसी तरह बाद में ल्यूक को उनके पास ले आएगा। लारा इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जॉन के हिसाब से उनके पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन लारा अपने बेटे को लिए बिना जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कार से कूद जाती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और कार घूमने लगती है और ट्रक से उसकी टक्कर होते होते बचती है। लेकिन जॉन बड़ी मुश्किल से सही समय पर गाड़ी कंट्रोल कर लेता है। दोनों बाहर बैठ जाते हैं। जॉन समझ गया था लारा अपने बेटे के बिना कहीं नहीं जाएगी। अब 35 मिनट भी हो चुके थे, मतलब स्टेट की बॉर्डर पर भी नाकाबंदी लग चुकी होगी। इसीलिए जॉन जू की तरफ जाता है। पुलिस को पता नहीं था ल्यूक कहाँ है। जॉन जू पहुंचता है और ल्यूक को ढूंढने लगता है। लारा बाहर ही वेट कर रही थी। जॉन ल्यूक को ढूंढ लेता है और निकोल का शुक्रिया करता है। फिर बाहर ल्यूक को लेकर आता है। लारा बहुत दिनों बाद अपने बेटे से मिलती है, लेकिन ल्यूक अभी भी उससे कुछ नहीं बोलता। दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी बाहर निकोल आती है और जॉन, लारा और ल्यूक को साथ में देखती है और उसके पूरे अरमान टूट जाते हैं। फिर जॉन हाईवे पर आता है। अब 35 मिनट की जगह 1 घंटा हो चुका था। रेडियो से जॉन को पता लगता है स्टेट की बॉर्डर पर भी नाकाबंदी लग चुकी है और सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। लारा को समझ नहीं आता वो आगे क्या करे, लेकिन जॉन शहर की तरफ मुड़ जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जॉन के डस्टबिन में मिला प्लास्टिक बैग लाया जाता है। उसे वो ऑफिसर भी देखता है। इस तरफ जॉन रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहाँ पुलिस वाले और बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि सभी ट्रेन बंद कर दी गई थी। जॉन भीड़ में जाकर एक बूढ़े कपल से बात करता है। पुलिस स्टेशन में नबुल्सी को मेयर से डांट पड़ रही थी, क्योंकि उसने सभी गाड़ियों को रोकने का ऑर्डर दिया था। इसीलिए बाद में नबुल्सी उन्हीं गाड़ियों को रोकने का ऑर्डर देता है जिसमें एक कपल और 6 साल का बच्चा हो। इस तरफ जॉन हाईवे पर बढ़ रहा था और वो नाकाबंदी तक पहुंचता है। सामने ही पुलिस वाले थे, लेकिन पुलिस वाले उन्हें नहीं रोकते और कैमरा के जूम आउट होने पर हमें पता लगता है जॉन ने उस बूढ़े कपल को लिफ्ट दे
दी थी और पुलिस वाले उन्हीं गाड़ियों को रोक रहे थे जिसमें एक कपल और 6 साल का बच्चा हो। और इस तरह टाइम खत्म होने के बाद भी वो लोग स्टेट से बाहर निकल जाते हैं और जॉन चैन की सांस लेता है। पुलिस वाले जॉन के प्लान को रीअसेंबल करते हैं, लेकिन उसमें डेस्टिनेशन नहीं थी। नबुल्सी इतना तो समझ गया था कि वो लोग स्टेट से बाहर निकल चुके हैं, इसीलिए नबुल्सी स्टेट के चारों तरफ 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर जॉन और लारा की फोटो भिजवाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ जॉन अपनी गन डस्टबिन में फेंक देता है और उस कपल को ड्रॉप कर देता है। फिर तीनों एयरपोर्ट आते हैं और अपनी बोर्डिंग पास लेते हैं। उनके बैग की चेकिंग होती है, लेकिन जब उनकी चेकिंग होती है ल्यूक के समय सायरन बज जाता है। दरअसल ल्यूक के जेब में वही कॉइन्स थे जो उसने सुबह ही अपने जेब में रख लिए थे। दूसरी तरफ पुलिस जॉन के माँ बाप और उसके भाई से पूछताछ कर रही थी, लेकिन उन्हें कहाँ कुछ पता था। लेकिन उसके डैड को जरूर पता था, लेकिन वो बोलते हैं जॉन और वो आपस में बात ही नहीं करते थे। पुलिस को उनसे भी कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के समय जॉन थोड़ा नर्वस था, क्योंकि गार्ड वांटेड लोगों की फोटोज को पैसेंजर से मैच कर रहे थे। इसीलिए इस बार लारा पहले जाने बोलती है। लारा ऑफिसर के सामने जाती है और पूरे कॉन्फिडेंस से बात करती है। वो ऑफिसर वांटेड लोगों से उनके चेहरे चेक करने लगता है, लेकिन लारा उसका ध्यान भटकाती है। उसके साथ ल्यूक जैसे छोटे बच्चे को देख वो उन्हें आगे भेज देता है और वांटेड लोगों में उनका मैच भी नहीं मिलता। तभी उसकी शिफ्ट चेंज होती है और वहाँ दूसरा गार्ड बैठता है। तब तक तीनों प्लेन के लिए बोर्डिंग कर लेते हैं और जैसे ही दूसरा गार्ड वहाँ बैठता है लारा और जॉन की फोटोज अपडेट होती है, लेकिन इस गार्ड ने उन्हें देखा ही नहीं था। इसका मतलब तीनों बस 5 मिनट से बाल बाल बचे। पुलिस ने जॉन का प्लान अपनी दीवार पर लगा रखा था, बस उन्हें एक फोटो समझ नहीं आ रही थी जो आधी फटी हुई थी। तभी वो ऑफिसर आता है और बताता है ये हैती देश का प्रेसिडेंशियल पैलेस है। दूसरा ऑफिसर जाकर तुरंत नेबुल्सी को बताता है। तीनों एयरपोर्ट में फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर उनकी फोटोज आ जाती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्लेन की तरफ भागती है। वही तीनों प्लेन में चढ़ने लाइन में लगे थे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्लेन तक पहुंचती है और सभी पैसेंजर को वही रोक देती है। फिर सिक्योरिटी प्लेन में आती है। वही दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में नबुल्सी एयरपोर्ट के फोन का इंतजार कर रहा था। तभी उसे एयरपोर्ट से कॉल आता है कि ये तीनों इस फ्लाइट में क्या इस एयरपोर्ट पर ही नहीं है। नबुल्सी को यकीन ही नहीं होता। वो पूछता है क्या आज रात हैती के लिए कोई और भी फ्लाइट है, लेकिन आज रात हैती के लिए कोई दूसरी फ्लाइट नहीं थी। हैती के लिए सिर्फ इसी एयरपोर्ट से फ्लाइट जाती थी। तब वो ऑफिसर बोलता है जॉन ने जानबूझकर ये बैग उनके लिए ही छोड़ा था ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके और वो लोग बड़ी आसानी से उसके झांसे में आ गए। फिर हम तीनों को देखते हैं। वो तीनों वेनेजुएला देश के कैराकस शहर जा रहे थे और तीनों भी अमेरिका से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में नबुल्सी को यकीन ही नहीं होता इतना ब्रिलियंट प्लान जॉन जैसा स्कूल टीचर बना सकता है। जॉन के डैड वर्ल्ड मैप में वेनेजुएला का मैप देखते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता था। उन्होंने जॉन के टिकट जो देखे थे वो भी मुस्कुराते हैं कि जॉन पुलिस के नाक के नीचे से अपनी बीवी और बच्चे को अमेरिका से भगा ले गया। फिर हम कैराकस शहर देखते हैं। तीनों बहुत खुश थे। इस तरफ वही ऑफिसर उस मर्डर स्पॉट पर फिर से आता है जिसका इल्जाम लारा पर लगा था। फिर वो एनालाइज करता है आखिर हुआ क्या होगा। तो उस रात लारा की बॉस पार्किंग में आई। तभी एक चोर ने उस कैन से उसके सिर पर वार किया और उस कैन को वही छोड़ दिया और उसके पैसे और क्रेडिट कार्ड लेकर भाग गई। तभी बाहर से लारा आ रही थी। वो लारा से टकराई और उसका हाथ लारा के कंधे पर लगा, जिससे उसके कंधे पर खून लग गया। लारा अपने कार के पास आई। उसने अपनी बॉस को वहाँ नहीं देखा क्योंकि वो डिनर के लिए लेट हो रही थी। वो कैन उसके कार के सामने था। लारा ने उसे उठाकर साइड में कर दिया और वहाँ से चली गई। उसे जाते हुए उसी के ऑफिस के एक आदमी ने देखा और सामने उसके बॉस की लाश, जबकि कुछ ही देर पहले दोनों में झगड़ा हुआ था। उस ऑफिसर को समझ में आता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर उसने पहले ही ध्यान दिया होता तो इतना सब नहीं होता। दूसरी तरफ हम तीनों को एक होटल में देखते हैं। लारा जाकर ल्यूक के पास लेटती है और ल्यूक उसे माथे पर किस करता है। लारा बहुत खुश होती है और साथ ही जॉन भी। इस तरफ वो ऑफिसर अभी भी वही बैठा था। अभी बारिश हो रही थी। तभी उसे याद आता है लारा ने एक बटन टूटने की आवाज सुनी थी और जिस दिन वो लोग सर्च करने आए थे, मतलब 3 साल पहले भी बारिश हो रही थी। सामने पानी बह रहा था। वो उसमें एक पेपर डालता है, फिर उसका पीछा करने लगता है। वो पेपर एक गडर में जाता है। फिर वो दोनों उस ढक्कन को हटाते हैं और वो ऑफिसर ढक्कन के कॉर्नर को चेक करता है, लेकिन उसकी पार्टनर बोलती है 3 साल हो चुके हैं। अगर लारा सच भी बोल रही थी तो उस बटन का अभी तक यहाँ होना नामुमकिन है। फिर वो दोनों ढक्कन को वापस लगाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है वो बटन अभी
तक वही था, लेकिन ढक्कन को निकालने से वो बह गया। इसका मतलब पुलिस ने पहले ही अपना काम ठीक से किया होता तो इन सब की नौबत नहीं आती और एक आम इंसान उन्हें शर्मिंदा नहीं करता। और जॉन के अपने बीवी बच्चे को देखते हुए ये मूवी यही एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप कुछ दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी हेल्प कर सकते हैं और मैंने उसमें हर तरह के पेमेंट ऑप्शन एनेबल कर दिए हैं। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।